नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और वक्त है अदिति की अदालत का। तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कुछ इसी तरह के आरोप है। 14 साल पहले ये सब कुछ हुआ था और अब सीबीआई एकदम से एक्शन में आ गई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई ने आज पटना पहुंचकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ की। तकरीबन 3 घंटे पूछताछ हुई। अब 15 मार्च को लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तलब किया गया है। वही कोर्ट जहां से आज शराब घोटाले में दिल्ली के बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली और उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन का यह घोटाला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई की जांच में आरोप है कि लालू यादव की सिग्नेचर पार का इस्तेमाल करके परिवार ने कई लोगों की नौकरियां लगवाई, बदले में औने पौने दाम उनकी जमीन अपने नाम करा ली। हमारी सियासत में बातें सभी करते हैं कि न्याय पर उनका पूरा भरोसा है, तो फिर कोई जांच एजेंसी अपना काम अगर करती है तो मामला कोर्ट कचहरी में जाता है और फिर उसके बाद इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है, ये सवाल है। और आज भी यही हुआ है। राबड़ी देवी के घर सीबीआई के पहुंचने के बाद से समूचा विपक्ष खुद को मोदी के खिलाफ एकजुट साबित करने में लगा है। किसने क्या कहा है, कैसे हुआ है वार पलटवार, देखिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। कल ही देश के 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। आरोप लगाए थे कि उनकी सरकार सीबीआई और ईडी को हथियार बनाकर विपक्ष को टारगेट कर रही है। और आज ही सीबीआई लैंड फॉर जॉब घोटाले के सवालों का पूरा पुलिंदा लेकर पटना में लालू और राबड़ी के बंगले जा पहुंची। इधर सीबीआई बंगले में दाखिल हुई, उधर बाहर समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। मोदी मुर्दाबाद, 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 सीबीआई लालू राबड़ी के घर सीबीआई पहुंची है, ये खबर दिल्ली मुंबई तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। विपक्षी एकता के सारे तरफदारों के बयान आने लगे। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। तानाशाही, हिटलर शाही जैसे शब्दों को तो पहले ही कहा जा रहा था। विपक्ष के नेता सीबीआई और ईडी के एक्शन को तालिबान और अलकायदा तक जोड़ बैठे। इस तरह से तालिबान और अलकायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। ये सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे हथियार अपने विरोधियों को खिलाफ यूज करने का एक बीड़ा उठाया है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में परिवार से सीबीआई पूछताछ पर लालू राबड़ी की फैमिली ने भी विपक्षी एकता का माहौल बनाया। बेटी रोहिणी ने ट्वीट किया, छापे के बदले सत्ता पाने के इरादे को धूल में मिलाना है, असमत चोरों की टोली को कुछ ऐसा सबक सिखाना है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई यही सब करेगी। ये तो उसी दिन तय हो गया था जब राज्य में बीजेपी ने सरकार गंवा दी थी और आरजेडी ने नीतीश के साथ मिलकर सत्ता संभाली थी। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। रविवार को जिन 9 पार्टियों ने सीबीआई ईडी के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, उससे कांग्रेस दूर थी, क्योंकि तब मनीष सिसोदिया का मामला आगे था। करीब 3 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने अब लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को 15 मार्च को बुलाया है। तीनों की पेशी दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। पटना से मधुकर आनंद और दिल्ली से आदित्य द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो लगातार सियासी वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। गणेंद्र जी, यहां पर सबसे बेसिक सवाल होगा कि अगर कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो इसमें इतनी हाई तौबा क्यों मच जाती है? जांच एजेंसियों को उनका काम करने दिया जाना चाहिए, नहीं क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, ये उनका काम है, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर सीबीआई ईडी जाएगी, ये गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा के घर क्यों नहीं जाएगी, शुभेंदु अधिकारी के घर क्यों नहीं जाएगी, मुकुल राय के क्यों नहीं जाएगी, और दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये क्या तरीका है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा सीबीआई ईडी उसके केस क्लोज कर देगी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा या उनकी बातें नहीं मानेगा, उनके घर सीबीआई ईडी पहुंच जाएगी। यही हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी को बोला गया कि जी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दो। मनीष सिसोदिया ने मना कर दिया, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। गौतम अडानी देश का सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी, जिसने पूरे देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करा है, और सारा नजर आ रहा सबूत है कि 6 कंपनियों ने नहीं, एक सेकंड नरेंद्र जी, आपके पास सबूत है? अरे सबूत है, नहीं आपके पास सबूत है? 6 अदालत ने कहा है। अरे मैं कहता रहा हूं, सुन तो लीजिए, अदालत ने बिठाई ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई, लेकिन सरकार नाम नहीं ले रही थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रिमांड पे ले लिया था तो मनीष सिसोदिया दोषी हो गए थे? मनीष सिसोदिया दोषी हो गए थे? सर सोच समझ कर तो बोला कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जांच करवाने का मतलब किसी को गुनहगार डिक्लेयर करना नहीं है। ये जो सियासत अदालत लगा लेती है ना सर, धर्मेंद्र जी थोड़ा संभल कर और जिम्मेदारी के साथ कुछ भी मत बोलिए सर, कुछ भी मत बोलिए। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं। ठीक है सर, प्लीज सुनिए, मैं फैक्ट्स पे डिबेट करती हूँ। मुझे एक अदालत का ये प्रमाण लाकर दे दीजिए कि गौतम अडानी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं वैसा फैसला किसी अदालत ने सुनाया हो या कहीं पर यह साबित हुआ हो। आप लाकर दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको दे रही हूं यहां पर टाइम, यहां पर आपको टाइम दे रही हूं। हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी है। और मृत्युंजय जी, सवाल यही है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले घनेंद्र जी से पूछा था, अगर मुद्दा है जमीन के बदले नौकरी का, तो इस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, जांच एजेंसियों से कोई परहेज नहीं है। जांच एजेंसियों को तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सब दिन सहयोग किया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीजों का जवाब माननीय न्यायालय का भी पूरा सम्मान किया है और दिया है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब कोई दुर्भावना, जो दोहरा चरित्र है वो दिखता है कि जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो हरिश्चंद्र हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। ये कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? इसीलिए बार बार ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इसके माध्यम से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करना, यही नियति बनकर रह गई है बीजेपी की। राजनीतिक लड़ाई वो लड़ नहीं पा रहे तो वो अपने जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। भाई, सीबीआई भाजपाई ना बन जाए, ये तो खतरा महसूस हो ही रहा है। नहीं, खतरा तो महसूस होगा ही सर। और इसी सीबीआई को जब तोता बता दिया था कोर्ट ने, वो भी आपको याद होगा सर, तब किसकी सरकार थी? तो केंद्रीय एजेंसियों के जहां तक दुरुपयोग का मामला है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन जब जब केंद्रीय एजेंसियां, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ मृत्युंजय जी, जब जब जांच एजेंसियां अपना काम करने लगती है, उस पर एक पार्टी का ठप्पा लगा दिया जाता है सर, उसमें सियासत आ जाती है। ऐसा क्यों है सर? और आप ही बता दीजिए मुझे, अगर कुछ छिपाने के लिए है ही नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं, तो उस एजेंसी से कैसा डर? सीबीआई से नहीं, भाजपाई से है। और जिस तरह से ये जांच एजेंसियों का आचरण रहा है, इसी से प्रतीत होता है कि ये केंद्र सरकार के तोता बनकर के बीजेपी का काम कर रही हैं और सारे विपक्षी पार्टियों के यहाँ ही घूम रहे हैं। कर्नाटका में उदाहरण है, वहां पर बीजेपी नेताओं के साथ क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया है? सर आपका मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि आपकी पार्टी के नेताओं पर एक्शन हो रहा है, या आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये एक क्लैरिटी मुझे मिली नहीं, और ये क्लैरिटी मैं आगे आपसे लूंगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी जी, अभी आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना आपने, आरजेडी के नेता को भी सुना आपने। सब यही कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का सरकार जो है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, सुविधा के मुताबिक नेताओं को और सियासत को साधने के हिसाब से काम कर रही है। और सीधा सवाल ये उठ रहा है, जो छापेमारी की गई है उसके बाद सीधा सवाल ये उठ रहा है कि इस छापेमारी के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस छापेमारी के पीछे मंशा है पॉलिटिकल वेंडेटा। इसलिए जो लोग इसको लेकर के विवाद कर रहे हैं, इसको लेकर के पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, ये पॉलिटिकल प्रेजुडिस का इशू नहीं है। ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से हो रही है। और मैंने कहा, जैसे कहा कि अगर कोई गुनाहगार नहीं है तो उसे छुआ नहीं जाना चाहिए, और गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये एक संकल्प है और यही सोच है। इसलिए इस आधार पर करप्शन के क्रांतिकारी और बेईमानी के बाहुबली अगर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी गलत नहीं, है। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया में अब बसंत और महान आत्मा दिखने लगी है, वो प्रधानमंत्री को छात्रों का शाप लगेगा ये कह रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो छापेमारी है ये तालिबान और अलकायदा जैसी है, इस देश में तानाशाही आ गई है। और आप इससे भी वाकिफ है कि शरद पवार द्वारा चिट्ठी लिखी गई है जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री से अपील की गई है। वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो दरअसल ये टारगेटेड है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो वो तो अब वो युग खत्म हो गया। अब आज जो है वो परिवार की परिक्रमा नहीं, बल्कि परिश्रम के परिणाम का युग है। और जो लोग परिवार की परिक्रमा के युग के सहारे सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको समझ लेना चाहिए कि वो दिन जो है वो अब उड़ चुके हैं, उड़नछू हो चुके हैं, छूमंतर हो गए हैं। इसलिए कानून अपना काम करेगा। अब कहते हैं कि जी गठबंधन, अब जो है वो एकता होनी चाहिए, करप्शन के पक्ष में क्रांति हो जानी चाहिए, बेईमानी के बाहुबलियों के पक्ष में सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। अरे भैया, गुनाहों के गठबंधन की गठरी में जितने छेद है वो एक के बाद एक उन गुनाहों का जो है वो, चलिए आप गुनाहों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिर नकवी सर सवाल वही उठेगा कि गुनहगार डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है। जो थोड़ी देर पहले भी घनेंद्र जी बता रहे थे, जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वही काम आपने भी किया अभी कि गुनहगार, तो ये काम तो अदालत करेगी ना। अदालत अपना काम करे, एजेंसियों का काम है जांच करना, एजेंसियां जांच करें। और ये बात मैं दोनों से कह रही हूं, आपसे भी कह रही हूं और इनसे भी कह रही हूं। घनेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि एजेंसियां कब काम करेंगी और सियासत को ऐसा नहीं लगेगा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आदित्य, अभी आपने अपने डिबेट में कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो सरकार के तोते की तरह काम कर रही है। सीबीआई का पहले भी मिसयूज होता था, सीबीआई का आज भी मिसयूज हो रहा है। पहले भी ईडी का मिसयूज होता था, आज भी ईडी का मिसयूज हो रहा है। आकर ईडी की कन्विक्शन रेट लगाओगे 0.5% है। 0.5% का मतलब कि सीबीआई 100 लोगों पे एफआईआर करती है तो एक को भी दोषी करार नहीं कर पाती। और हो कह रहा है कि शारदा चिटफंड में हेमंत बिस्वा शर्मा दोषी होते हैं, 2015-16 में उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होते, लेकिन आज तक सीबीआई ने उनको समन नहीं करा। मनीष सिसोदिया गरीब के बच्चों के लिए स्कूल बना रहे थे, उन्हें सीबीआई अरेस्ट कर लेती है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं करती। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी केस रजिस्टर्ड करती है, उनको समन करती है। जैसे बीजेपी में आते हैं उनके सारे सारे केस खत्म कर देते हैं। ऐसे मुकुल राय जब टीएमसी में होते हैं, सीबीआई उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करती है। जैसे मुकुल राय बीजेपी में जाते हैं, केस बंद हो जाते हैं, फिर मुकुल राय टीएमसी में आते हैं, फिर मुकुल राय के सारे केस रीओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक राजनीतिक विद्वेष के तहत सीबीआई ईडी का मिसयूज सरकार कर रही है। ये देश देख रहा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया? ना, लाइसेंस तो किसी के पास नहीं है सर। मैं वही अभी थोड़ी देर पहले जो अभी मैं मृत्युंजय जी से कह रही थी, वही बात मुझे आपसे भी कहनी पड़ेगी कि आपको तकलीफ इस बात की है कि आपके नेताओं की जांच हो रही है, या आपको तकलीफ, ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं की जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं ये नहीं समझ पाई आप लोगों के जवाब में। हमें तकलीफ इस बात की है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी, आज बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं।
आज एजेंसी ने नहीं, आज बीजेपी के कार्यकर्ता होंगी। जो बीजेपी के हेडक्वार्टर से हुक्म आएगा, सीबीआईडी उसके घर पहुंच जाएंगी। बीजेपी के हेडक्वार्टर में मनीष जी के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जांच एजेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। यह दुखद है, यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नहीं, आप तो लोकतंत्र के लिए इसे शर्मनाक बता रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब आप मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं तो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया था या नहीं किया गया था? वो बदलाव किसने किया था? किसने किया था वो बदलाव? आदित्य, आपने और हमने कई बार एक्साइज पॉलिसी डिस्कस करी है। अगर आप एक्साइज पॉलिसी डिस्कस करने लगोगे, मैं आपको एक एक फैक्ट बता दूंगा। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ बताता हूं, 7 दिन सीबीआई ने रिमांड लिया। 7 दिन के अंदर एक भी आरोप वो पूछ नहीं पाई। एक सवाल 7 दिन तक लगातार पूछते रहे। आज तो सीबीआई ने कोर्ट में जाके कह दी जी मनीष जी से कुछ नहीं पूछना, सब कुछ पूछ लिया, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। नहीं, गणेंद्र जी, गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने ये नहीं कहा हमने सब कुछ पूछ लिया। उन्होंने कहा जब हमें जरूरत होगी हम दोबारा से पूछेंगे। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी दोबारा से पूछेंगे। आप जो बात कह रहे हैं और जो कोर्ट में हुआ, दोनों में अंतर है सर। प्लीज, तथ्यों का एनकाउंटर नहीं, तथ्यों का एनकाउंटर नहीं। और ये ना भूले आप कोर्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं सर। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आदित्य, मैं फिर कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोर्ट के अंदर सीबीआई ने आज पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। हाँ, तो सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी है, तो मैं भी आपसे कह रही हूँ इसका इनका क्या मतलब है? जब हमें जरूरत होगी हम दोबारा से पूछताछ करेंगे। ये तो खुद मैं कह रही हूँ, लेकिन आप जिस तरह से स्टेटमेंट को पेश कर रहे हैं और जिस संदर्भ में वो स्टेटमेंट पेश किया गया, आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं सर। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। 7 दिन के अंदर आप तथ्य पर रहिए प्लीज। 7 दिन के अंदर कुछ नहीं मिला। कोर्ट के संदर्भ में गलत बयानी नहीं सर। 1 साल में कुछ नहीं मिला। एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म और एक रिस्पॉन्सिबल एंकर होने के नाते मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सर, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कोर्ट में यह कहा गया कि हमें जब पूछताछ करने की जरूरत होगी हम दोबारा से पूछताछ करेंगे। आप कह रहे हैं हमारे पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं। कहां सीबीआई ने सर कहा ये कि हमारे पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं? कहां सीबीआई ने तो यह तक कहा कि जो विटनेसेस हैं उन्हें डराया जा रहा है, वो डरे हुए हैं। उस पर आप बात नहीं करेंगे? कोई बात नहीं। हमारे साथ इजाज अहमद है आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। 1 सेकंड सर प्लीज। आदित्य, ये बदले की कार्रवाई हो रही है जब आप ये कहते हैं इसके पीछे आधार क्या है? देखिए, है तौबा का मामला नहीं है। मामला है कि जांच एजेंसियां जिस तरह से वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अडानी के मामले में जांच एजेंसियां इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखा रही, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इससे ही स्पष्ट होता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हित साधने के लिए करती रही है, और खास तौर से विपक्षी दलों के नेताओं पर ये इस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। आप ये तो सर आरोप है, भी मृत्युंजय जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, घनेंद्र जी भी कह रहे हैं, आप सब यही कहते हैं सर, यही कहते हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है, बीजेपी कांग्रेस इस सबसे अलग किसी मामले में क्या जांच नहीं करेंगी क्या जांच एजेंसीज? क्योंकि हर बार जब वो जांच करेंगी ऐसे ही सवाल उठेगा, अरे आपने बीजेपी के नेता से नहीं पूछा, आपने कांग्रेस के नेता से नहीं पूछा, आपने इस नेता से क्यों नहीं पूछा, आपने उससे क्यों पूछा? और सबसे बड़ी बात, जब जब जांच होती है तो विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखाई देने लगता है? ये इतना डिस्ट्रस्ट, इतना विश्वास क्यों है इन एजेंसियों पर? इजाज जी, ये एजेंसियां कभी आपके शासनकाल में भी रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा करके कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बदनाम करने की जो नीति है उसकी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के पहले विपक्षी दलों की एका का जो संकल्प है उससे डर लग रहा है, उस कारण से ये लगातार और खास तौर से अडानी के मामले को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। चाहे दिल्ली में मनीष सिसोदिया का मामला हो या आज पटना में राबड़ी देवी जी के आवास का मामला हो, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल को निशाने पर रख करके उनके साथ बदले की भावना के तहत इस तरह की कार्रवाई एजेंसियों के माध्यम से करवाती रही है। इन एजेंसियों के संबंध में माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने स्पष्ट किया था कि इन एजेंसियों को अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए
अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए अलग से जांच आयोग बनाने की आवश्यकता है जो इन सभी एजेंसियों की देख रेख करे। लेकिन इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हित में करना चाहती है। बीजेपी अपने हित में राजनीति करी और उससे पहले यूपीए के शासनकाल में क्या हुआ था, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और कैसे इन्वेस्टिगेशन एक तरफ एजेंसियां कर रही हैं, उससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं। तो सर, यूपीए के शासनकाल में क्या हुआ आपको वो भी पता होना चाहिए, ताकि आप सही मायने में कंपैरिजन कर सकें। तभी मैंने याद दिलाया कि सीबीआई को तोता कब कहा गया था, तब भी क्या मौजूदा सरकार थी। ये मामला कुल मिलाकर सियासत का है और आज हमने यही देखा है कि पूरे दिन सियासत सियासत और सिर्फ सियासत हुई है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, तानाशाही से भी बढ़कर है। इस तरह से तालिबान और अलकायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए। ये सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे हथियार अपने विरोधियों को खिला। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है और उनको भी पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो इस बाबत जो कार्रवाई की जा रही है, अब सीबीआई के अधिकारी तो उनके मातहत है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की ज़रूरत है, ना प्रेजुडिस होने की ज़रूरत है। फ्री एंड फेयर तरीके से कानून अपना काम करे और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एजेंसियों के माध्यम से सरकारों को तंग किया जा रहा है, नेताओं को तंग किया जा रहा है, ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं घरेंद्र जी आपको भी बताना चाहती हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जब सियासी आरोपों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यूपीए के टाइम में 2004 से 2014 की बात करी हूं घरेंद्र जी में, कई दलों के 72 नेता थे जिनकी सीबीआई जांच की गई, 72 नेताओं की। इनमें से 43 नेता यानी 60% ऐसे थे जो विपक्षी दलों के थे सर। 30 नेताओं के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, 12 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, 6 मामले बंद, 6 नेता दोषी, 7 बरी किए गए। ये सर यूपीए के बारे में बता रही हूं, 60% विपक्षी दलों के नेता। क्या कहेंगे सर आप? और एनडीए राज भी बता देती हूं आपको। आप कहेंगे तो पहले तो आप इसी पर बता दीजिए, जो सियासी आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ये पहले एजेंसियां निष्पक्ष थी, अब गुलाम हो गई आपके हिसाब से? आदित्य आपने पहले कहा था और मैं भी कह रहा हूं,
जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से 100% एग्रीड हूं कि सीबीआई ईडी का मिसयूज पहले कांग्रेस करती थी, कांग्रेस मिसयूज करती थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको अपना कार्यकर्ता बना लिया है। पर आप दोनों ही मिसयूज करते थे, दोनों का यही काम था। कांग्रेस से सीखा है मोदी जी ने, जो कांग्रेस करती थी आज मोदी जी कर रहे हैं। ये दोनों जो पार्टियां हैं इन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करा है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करा है। पहले कांग्रेस ये करती थी, मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का फर्क ये है कि मोदी जी तो बिल्कुल तानाशाही तरीके से आ गए। मोदी जी ने तो एक कर लिया कि सीबीआई ईडी सिर्फ उनके खिलाफ काम करेगी जो मोदी जी की पहले बात क्या, सुनेंगे। अच्छा पहले लोकतंत्र खतरे में नहीं था गणेंद्र जी? अब ये जो मैंने डेटा सामने रखा, पहले लोकतंत्र नहीं था। मैंने तो कहा है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो इस देश में करती थी लोकतंत्र मोदी फिर जी आपके उसका 4 मुताबिक गुना ना ज्यादा कर लोकतंत्र रहे हैं। पहले था ना इस्तेमाल अब है, कांग्रेस तो भी फिर करती थी। वो कौन सा लोकतंत्र है जिसमें जनता जो है आपको भी चुनकर भेजती अरे है, बीजेपी को भी चुनकर भेजती है, कांग्रेस को भी चुनकर भेजती है? आदित्य हाँ, लोगों मेरा के नाम पास है। ऑप्शन नहीं था। 2012 में आम आदमी पार्टी आई है, 2012 में आम आदमी पार्टी आई है और उसके बाद से देखिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात में 5 एमएलए, गोवा में 2 एमएलए, पूरा देश कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। मोदी जी को नहीं, घबराहट ऐसा का है, अब आप डर किस प्रचार बात के का है? मोड में तो क्यों मत जाइए, मनीष अभी सिसोदिया चुनाव को प्रचार के गिरफ्तार मोड में मत जाइए। लेकिन यहाँ पर राबड़ी देवी जिनके घर आज लगातार जिनका घर सुर्खियों में बना रहा सीबीआई के छापे की वजह से, उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। हमको एजेंसी से क्या लगा? उसका काम था, वो अपना काम किया, चला गया। मैम बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? और हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग, बोलेंगे। तो देखिए कैसे सियासत और सिर्फ सियासत हो रही है। और सियासत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ये जज हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के सर्टिफिकेट भी बांट देते हैं, किसी को गुनहगार और किसी को बेगुनाह डिक्लेयर कर देते हैं। खैर हमारे पास वक्त इतना ही है। गणेंद्र जी, एजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।